MBBS हैं, MS हैं और MCH हैं इन कार्डियो थोरैक्सिक एंड ही इज अ वैस्कुलर सर्जन एज वेल। इस समय एक चीफ कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं बिगेस्ट कार्डियक सेंटर में कोटा सिटी के अंदर, और साथ ही साथ इनको कोटा रत्न से भी नवाजा जा चुका है। आप में से कई लोग शायद ऑलरेडी कई बार डॉक्टर प्रमोद को सुन चुके होंगे, एंड वंस अगेन इट इज आवर प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू हियर सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बल्कि वो कॉमन सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं, जिन प्रॉब्लम्स के साथ मेरे साथ सामने लोग आते हैं, जो जब भी कोई हार्ट पेशेंट आता है उसके रिलेटिव्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, और कॉमन सवाल जो आपने मेरे से पूछा वर्तिका, इज द सेम क्वेश्चन कि हम अच्छा खाते थे, खाने का ध्यान रखते थे, टाइम से खाते थे, घूमने भी जाते थे, पैदल भी चलते थे, फिर अचानक क्या हो गया कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों में ओबेसिटी होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लेकिन कई बार हम ये पता ही नहीं लगा पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई। पेशेंट भी खुद कंफ्यूजन में होता है, रिलेटिव भी कंफ्यूजन में होता है, और आज की डेट में सिनेरियो हो गया है कि हर आदमी कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेकर के, क्या मैं प्रोबेबल हार्ट पेशेंट हूँ, या फ्यूचर में मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हो सकती है तो मैं आज क्या करूं जिससे मैं उससे बच सकूं। मैं अगर सिनेरियो बताऊं तो मेरी 5 साल की जो प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने करी है, उसके अंदर ही मैंने देखा है कि विद इन नेक्स्ट 5 जो पिछले 5 साल निकले हैं, 5 साल पहले तक हमारे पास जो पेशेंट कैडर आता था वो यूजुअली सर्जरी के लिए, जो बाईपास कराने के लिए पेशेंट आते थे, वो पेशेंट होते थे जो 60 की एज ग्रुप के होते थे, अबाउ 60 टू 70। पिछले 5 साल में मैंने एक ट्रेंड देखा कि ये एज सिनेरियो जो है डिक्रीज होकर 40 टू 50 के बीच में आ गया। मैंने कई यंग सर्जरीज भी करी हैं, उनमें कुछ पेशेंट्स 25 की एज का, मिनिमम सबसे जो कम एज का था 25, 30 टू 35 की एज ग्रुप के कुछ पेशेंट्स मैंने ऑपरेट करे। मतलब हार्ट की नसें जो है ब्लॉक इतनी कम एज में भी हो रही है, ये सिनेरियो अभी डेवलप हो गया है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में मोस्ट प्रोबेबली ये सिनेरियो हो जाएगा कि हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाएंगे और बाईपास सर्जरीज कॉमन हो जाएगी 30 ईयर्स की एज में। अभी भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि कुर्सी पे बैठा ही रह गया, सडनली हॉस्पिटल तक ही नहीं ले जा पाए, साइलेंट अटैक आया और वो रह गया। तो इसके पहले कि हम इस ट्रैप में फंसे, हमें जानना जरूरी कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और हम किन किन चीजों को हटा सकते हैं। अगर हम लिस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें हजारों कारण मिल जाएंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम रीजन वो हैं जो हमारे कारण से डेवलप हो रहे हैं। मतलब या तो हम डेवलप कर रहे हैं, या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग हटा सकते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको हम लोग कहते हैं। हाँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कुछ जेनेटिक्स में आपके चल रहा है कि हाँ ताऊ जी को आया था, फादर को आया था, मदर भी डायबिटिक थी, इस तरह की हिस्ट्री चल रही है, हाँ तो ठीक है, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी 99% आपके हाथ में कि आप ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सको। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब, ना मैं जर्दा गुटखा खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, रोजाना 10,000 कदम भी पैदल चलता हूँ, मैं खाने का भी ध्यान रखता हूँ, टाइमली खाता हूँ, मीठा नहीं खाता, तेल नहीं खाता, फिर मुझे प्रॉब्लम कैसे हो गई। एक बार को मुझे भी सोचना पड़ा कि प्रॉब्लम कैसे हो गई। फिर मैंने उससे कहा, क्या आप सूंघते हो, हवा सूंघते हो? उसके रिलेटिव्स ने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मेरे पास और कोई कारण नहीं था। रिसेंटली मैंने लिटरेचर पढ़ा था कि जब आप रोड पे पैदल चलते हो तो जो डीजल बर्न करता है उसमें एटलीस्ट 350 से 400 ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिनको आप इनहेल करते हो तो बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। और कहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ गाड़ियां नहीं चलती। तो क्या सिर्फ स्मोकिंग वही एक चीज है जहां आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो? क्या वो जो धुआं आप सूंघ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है आपको? जो खाना आप खा रहे हो क्या वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है? क्या एब्सोल्युटली सर। उनमें कुछ फैक्टर्स नहीं छुपे हुए? तो हमें जब बात करनी है अपने सिस्टम की, चाहे मैं आज कार्डियक सर्जन हूं, पर मैं इस बॉडी को एज अ सिस्टम देखता हूँ। अकेला हार्ट नहीं चल सकता, है ना? अगर हम ऑर्गन्स के बीच में लड़ने लगे कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है या हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और हम किसी सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और हर सिस्टम को हमें एडुकेट लेवल पे काम कराना पड़ेगा, तब हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हम स्पेसिफिकली सिर्फ जब हार्ट पे बात करते हैं तो सिर्फ उस चीज पे फोकस करके हम अपनी बॉडी को या हार्ट प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते। हमें ओवरऑल इस सिस्टम को देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम सामने ना आए, है ना? आजकल बहुत इम्यूनिटी इम्यूनिटी की बात चल रही है, वो एक छोटा सा वर्ड है इम्यूनिटी, उसमें भी यूनिटी वर्ड है। मतलब एक यूनिट पूरा काम करेगी, यूनिट सिस्टम काम करेगा तब जाकर के वो डेवलप होता है। ऐसे ही बॉडी भी तब काम करेगी, ये सही काम करेगी जब वो सिस्टम सही काम कर रहे हो। एक बच हम लोग जब पैदा सर आप म्यूट हो गए हैं बाय मिस्टेक प्रोबेबली। आई थिंक डॉक्टर प्रमोद हेलो, के उसमें। एम यस आई यस ऑडिबल? नो, एम आई यस ऑडिबल? या कुछ यस। इमरजेंसी कॉल आ गया था हॉस्पिटल से। सो इट्स अ सिस्टम। अब क्या है, जब हम पैदा होते हैं हम लोग सारे ऑर्गन्स लेके पैदा होते हैं, ब्रेन भी होता है, हार्ट भी होता है, पेट भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है? जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इज ऑन टोटली मदर फीड, फिल्टर करके मदर की बॉडी बच्चे को दे रही होती है। तो 9 मंथ्स, 1.5 ईयर जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, बॉडी इज एब्सोल्युटली रिसीविंग प्योर, सब कुछ प्योर मिल रहा है घर के अंदर। या आई एम बैक, एक्चुअली देयर वाज एन इमरजेंसी कॉल फ्रॉम हॉस्पिटल, तो उसको काटना पड़ा मुझे। नो चलिए, वरीज। ठीक है। तो क्या है कि अब वो बच्चा उस चीज को प्योर फॉर्म में रिसीव कर रहा है, फिर उसे हम टॉप फीडिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ एडल्ट्रेशन करते हैं हम उसकी लाइफ में, पैक्ड फूड स्टार्ट करते हैं,
मिल्क पाउडर आता है ना, यहाँ से हम लोग उसकी लाइफ में कुछ ऐसा डालने लग जाते हैं जो हमें पता नहीं होता अच्छा है बुरा है उसकी लाइफ के लिए। 2 साल के बच्चे की आर्टरीज को जब खोल के देखा जाता है तो देखते हैं कि उनमें भी डिजीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपकी नसों में ब्लॉकेज तब से स्टार्ट हो गया जब आप 2 साल के थे, आपकी पेरेंटल फीड से स्टार्ट हो गया। तो हमें सिर्फ अपने को नहीं सुधारना, अपनी जनरेशन के बारे में भी सुधारना है। ठीक है, इसमें जब हम लोग खाने की बात कर, सो अब क्या है, आर्टरीज यहाँ से हमें पता लग गया डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है बॉडी के अंदर। मैं सिंपल आर्टरीज किस लिए बात कर रहा हूँ, मेरा काम है हार्ट और वास्कुलर उसके ऊपर। तो आर्टरीज का डीजनरेशन 2 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। अब हमारी बॉडी में दो सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, एंड द सिस्टम इज रीजनरेशन एंड डीजनरेशन। टिल 20 ईयर्स ऑफ एज ये चीजें बैलेंस होती है। हम लोगों की बॉडी में जो होता है ना, बच्चे को पेरेंट्स से खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं बहुत सारी चीजें, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के एनवायरमेंट में बच्चा तभी आता है जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाता है 18 साल के बाद, वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो वहां तक तो पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं, सारी चीजों का कंट्रोल वे में चलता है। तो रीजनरेशन डीजनरेशन इज बैलेंस्ड, आपकी बॉडी रीजनरेट भी कर रही है, डीजनरेट भी कर रही है। इसके बाद जब आप 18-20 साल की एज के आसपास आते हो, अब तक अगर आपने लापरवाही करी है या आपके पेरेंट्स ने लापरवाही करी है आपके खाने पीने को लेके, आपकी लाइफस्टाइल को लेके, यहाँ डीजनरेशन वाला पार्ट आपके रीजनरेशन से फास्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस रीजनरेशन और डीजनरेशन की दोनों पट्टियों को बैलेंस करते हुए चलें तो होपफुली 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आप बिना किसी बीमारी के रह सकते हैं। उसे बैलेंस करने की ही हमें समझना है कि उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो डीजनरेशन पहले समझ लें। डीजनरेशन बहुत सारी ऐसी चीजों से हो सकता है जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपका हाथ धोने का साबुन डीजनरेट कर सकता है आपकी बॉडी को। कैसे? आपके हाथ धोने के साबुन में इतने सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जब आप उससे हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद वो केमिकल्स हाथ में रह जाते हैं, आप खाना खाते हैं और वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। एक सिंपल सोप से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। आपके कपड़े धोने का सोप लिक्विड वो प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उससे कपड़े धोए, वो आपके कपड़ों में लगा हुआ है, आपकी स्किन के कांटेक्ट में, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है, स्वेट के साथ आपकी बॉडी में जाता है। आप उसकी फ्रेग्रेंस सूंघते हैं, फ्रेग्रेंस खराब हो सकती है, ऐसी हो सकती है जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक फ्यूम जनरेट कर सकती हो, वहां से आप डीजनरेशन अपनी बॉडी में लेते हैं। ठीक है, आप जो हवा सूंघ रहे हैं वो पोल्यूटेड हो सकती है, वहां से डीजनरेशन हो सकता है। आप जो क्रीम्स कॉस्मेटिक लगा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो स्किन से अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं और बॉडी को खराब कर सकते हैं। तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, इसलिए हम लोग कहते हैं गो फॉर केमिकल फ्री। आज लोग कहते हैं पानी बचाओ, आप पानी कम वेस्ट कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आप उसमें कास्टिक मिला देते हैं, पानी को आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, पानी के पीने के लिए कैसे भी करके फिल्टर नहीं कर सकते। तो कुछ बायोडिग्रेडेबल चीजें लाइफ में लाना, कुछ केमिकल फ्री चीजें लाइफ में लाना। घर के अंदर सफाई के लिए पोछा लगाते हैं हम लोग, फिनाइल और पता नहीं बहुत सारी चीजें आती है, हार्ड टॉक्सिक्स आपके रूम के एयर में वो केमिकल्स घूमते रहते हैं जिसकी वजह से आप डिजीज एक्वायर करते हो। और हम कभी नहीं सोचते आप क्या कर रहे हो, फर्श पे बैक्टीरिया मार रहे हो, लेकिन उस फर्श पे बैक्टीरिया मारने के साथ आपने ये नहीं सोचा कि ये कमरे में ये हवा घूमती रहेगी, इससे हमारे बच्चे सूंघेंगे, हम सूंघेंगे और ये किसी डिजीज फैक्टर को डेवलप कर देगी। तो सबसे पहले ये डीजनरेशन वाले पार्ट हमें लाइफ से हटाने हैं। जब ये हट जाएंगे तो हम रीजनरेशन की बात करेंगे। रीजनरेशन में फिर हमारी डाइट और लाइफस्टाइल आता है। इसमें क्या होता है, अमूमन जो लोग कॉमनली करते हैं, जब भी बात होती है कि आप अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम 10,000 कदम चलते हैं। क्या ये तरीका है एक्सरसाइज करने का? वाकई यही मेंशन्ड है कि योगा ऐसे ही करना है कि आप लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो गई? या आप 10,000 कदम चलने से वाकई आपकी बॉडी में एक्सरसाइज हो रही है? क्या आइडल तरीका है वो? क्या आपने किसी ट्रेनर से सीखा है, कहीं पढ़ा है, या सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज पढ़ के आप लग गए कुछ करने के लिए? आइडियली जब एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है आपकी बॉडी की एक्सरसाइज तब होगी जब आप अपने सर्कुलेशन को 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। मतलब आपकी बेस रेट अगर, हार्ट रेट अगर 80 है तो अगर वो 120 चली गई, इसका मतलब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और फिर उस एक्सरसाइज को आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट सस्टेन करना है, तब आपकी बॉडी का वर्कआउट होता है। ऐसा कितना लोग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जानकारी नहीं होती। चलो ठीक है, एक्सरसाइज की हमने जानकारी ली, तो एक्सरसाइज इज ओनली 20 to 30%, बाकी 70% हमारा खाना आ जाता है। तो सारी बीमारियां जो आती है वो यहाँ से आती है, क्योंकि 70% जो हमारा खाने का पार्ट है हम उस पर कभी फोकस नहीं करते। हमें कोई समझाने की भी कोशिश करता है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि हर आदमी सबसे पहले ये कहता है कि मैं तो अच्छा ही खाता हूँ। पर इस अच्छे की परिभाषा क्या है? कौन डिफाइन करता है अच्छा क्या है? इस अच्छे की परिभाषा डिफाइन डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हर बॉडी में जाने वाले फूड इंग्रेडिएंट, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कोई मिनरल है, विटामिन है, उसकी एक क्वांटिटी डिसाइड करी कि इतना तो आपको लेना ही लेना है अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी का हर सेल अच्छे से काम करे, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, उसमें कोई बीमारी ना लगे, वो हमेशा अच्छी पंपिंग करते रहे। आपके हार्ट को भी पंप करने के लिए 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर आपकी डाइट में ही टोटल प्रोटीन 10 ग्राम है तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका हार्ट जिंदगी भर उसी स्पीड से चलता रहेगा जैसे आपकी जवानी में चलता था? डेफिनेटली आपको थकान महसूस होगी, आपको कमजोरी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपको 10 ग्राम प्रोटीन तो सिर्फ हार्ट को देना है। इसके अलावा ब्रेन भी है, लिवर भी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, आपका मस्कुलर सिस्टम भी है।
अगर 10 ग्राम अकेला वहां चलेगा तो 10-10 अगर सबका ऐड कर लिया जाए तो कम से कम 60-70 ग्राम तो खाओ। बट सवाल ये कि डाइट कौन कैलकुलेट करे? न्यूट्रलाइट एक प्रोटीन कैलकुलेटर देता है, पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया, नहीं किया। वो कैलकुलेटर इट्स फैंटास्टिक कैलकुलेटर, आप अपनी डाइट को कैलकुलेट कीजिए, आप शॉक्ड हो जाओगे। अखबार में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक पब्लिकेशन आया जिसमें बताया कि 90-95% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिसिट। एंड ताज्जुब की बात क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग ज्यादा डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि वहीं समझदारी आ जाती है, मेरे में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो हमेशा अच्छा खाता हूँ। पर अपनी डाइट किसी ने कैलकुलेट नहीं करी। मिनरल कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए पर डे। अगर हार्ट की बात करूं तो हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम चाहिए। अगर आपकी बॉडी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक है, हड्डियां कमजोर हो गई, हार्ट के लिए कैल्शियम कहां से डिलीवर करेगा? आपके क्लॉटिंग सिस्टम को कैल्शियम चाहिए। एक सिंपल सा मिनरल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल वाला पैरामीटर है, ये सिर्फ एक पैरामीटर है, बट इसे फंक्शन करने के लिए, इस हार्ट को और वास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को जो नेचर ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमम क्वांटिटी में चाहिए सबसे पहले, तब वो सिस्टम ढंग से काम करेगा। हाँ, अब उसमें आप उस सिस्टम को नहीं करवा पाए, कुछ लोगों को बीमारियां ही हो गई, है ना? आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस डेवलप होने लगे, आर्टरीज की क्वालिटी खराब हो गई, आपकी हार्ट की पंपिंग वीक हो गई। तो यहाँ पर रोल आता है कि भाई हम कुछ और एड ऑन हमें करना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले हम जो WHO रिकमेंड करता है उस डाइट को पूरा करें। मुझे पता है आज की डेट में किसी की भी थाली पूरी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है। आप जब लिटरेचर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, हर एक की प्लेट खाली है, चाहे वो कितना ही रिच आदमी हो, उसकी डाइट में प्रॉब्लम्स हैं। गरीब है, अमीर है, बीच के मिडिल क्लास की फैमिली है, सबकी डाइट में बहुत सारे डेफिसिट्स हैं। और मैं हर एक को एडवाइस करता हूँ कि आपको सप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कैलकुलेशन के बाद आपका गैप है सिर्फ उसे फिल कर लीजिए। एक मल्टीविटामिन डेली आप ऐड कर लेंगे, आपका गैप फिल हो जाएगा। और सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, मतलब मैं सिर्फ हार्ट के लिए बात करूं तो एक मल्टीविटामिन चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि उसमें एक सिस्टम नहीं है, वो एक चेन है पूरी जहां हार्ट काम करता है। उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसका एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम है। एक चीज नहीं कि हार्ट दिख रहा है और काम कर रहा है, उसमें इंटरनली इतनी सारी चीजें हैं। वो गैलेक्सी की तरह है। हम लोग जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, कि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, ब्रह्मांड का एक कोना है अर्थ, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम है गैलेक्सी में है, फिर वो गैलेक्सी और बड़ी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस हार्ट के अंदर। इसे चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होगी, और वो सब चाहिए हमें, प्रोटीन भी चाहिए, मल्टीविटामिन भी चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए, सप्लीमेंटेशन ऐड करना चाहिए, ताकि मेरा हार्ट प्रॉपर काम करे। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाँ, आप उसको स्पेसिफाई करने के लिए अपने ऑयल को कंट्रोल करें, आप ओमेगा 3 ऐड करें, ओमेगा 3 2 से 3 बार। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग फूड की तरफ जाने के बजाय, अपनी डाइट को चेंज करने के बजाय, बहुत आसान तरीका है, हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन, फार्मा मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, इससे तो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा। मैं नहीं लिखता पेशेंट्स को यूजुअली, 15 से 20 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। बट 5 साइड इफेक्ट और हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्या 5 साइड इफेक्ट है? मैंने कोलेस्ट्रॉल करने की आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन दे दी, आपकी शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगी, आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप फ्यूचर में डायबिटिक हो जाए। और अगर आप डायबिटिक हैं, ऑलरेडी शुगर की टैबलेट लेते हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना वीक हो जाएगा। मैंने बहुत पेशेंट्स में ये देखा कि कुछ कई पेशेंट में मजबूरी भी होती है, देना पड़ता है, स्टैमिना वीक हो जाएगा। तो एक जगह तो हम चाहते हैं उसका हार्ट और स्ट्रांग हो। मैं कई फार्मास्यूटिकल जो एमआर आते हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर आप ये दीजिए ये गोली, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मैंने कहा इसको तुम्हें पता है एक साइड इफेक्ट है कि बॉडी वीक होती है। तो जिसका हार्ट ऑलरेडी कम है उसको वो वाली गोली दे रहे हैं। ओमेगा 3 देंगे तो बहुत सारे और फायदे मिलेंगे, हार्ट भी स्ट्रांग होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होगा। ठीक है, तो हमें ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि हमारे हार्ट को चलाने के लिए कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड है। आपकी डाइट आप कैलकुलेट कीजिए, उन सप्लीमेंट्स को आप बैलेंस कीजिए, और हार्ट के लिए कुछ और न्यूट्रलाइट में इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स है, CH बैलेंस है, नो साइड इफेक्ट। 5 साइड इफेक्ट जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के हैं वो नहीं है उसमें, और साथ में इतना परफेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो इस पे हैं, CL बैलेंस पे हैं, ओमेगा 3 पे हैं, गार्लिक हार्ट में, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। तो सबसे पहली चीज तो है कि बीमारी होने के पहले हम ये स्टार्ट कर दें, और हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ले। ठीक है, तो दैट्स ऑन टू यू वर्तिका। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आई थिंक कि लोगों को इस बार समझ में आ गया हो कुछ। बाकी बिल्कुल तो सर, 100% सर। जनरली मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो फॉर अस जो मतलब टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते, तो जब डॉक्टर्स बात करते हैं कई बार हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, बट मैं रिलेट कर पाई आपने जो कुछ भी हमारे साथ शेयर किया, एंड टुवर्ड्स द एंड आपने एक्चुअली एक वो बताया कि क्या चीजें आपको लेनी है वेरी क्विकली। तो जितने लोग नोट कर पाए, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाए, मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। सर ने कहा कि अगर आपकी हार्ट में कोई गड़बड़ी आ गई तो गो टू अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर, उस समय भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट अगर नहीं है देन दिस इज द बेस्ट टाइम, प्रिवेंटिव मेथड्स पे जाइए, अपनी प्लेट को पूरा कीजिए। सर ने सप्लीमेंट्स की बात करी, एंड आई थिंक सर आपने 4 सप्लीमेंट्स मेंशन किए, CH बैलेंस, ओमेगा एंड गार्लिक उससे एंड पहले मैंने न्यूट्रलाइट आपको डेली आल्सो। दीज प्रोटीन आर एंड द डेली, 4 सप्लीमेंट्स। प्रोटीन डेली, प्रोटीन ओमेगा, एंड CH डेली, बैलेंस, राइट राइट सर। गार्लिक हार्ट के।
Awesome. For heart health, these five. Awesome, sir. Awesome. Thank you so much for sharing.